ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी स्केलेटल सिस्टम के बारे में। सब यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी खुशी। जी खुशी, आर यू हेयरिंग मी? यस सर। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी आपसे? सर जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, ज्वाइंट को डिफाइन करो। Joints where two or more bones unite together. ठीक है, साइड वेयर टू और मोर बोन्स यूनाइट टुगेदर कॉल्ड ज्वाइंट। मूवेबल जॉइंट्स की टाइप्स बताओ। सर ball and socket joint, hinge joint और pivot joint। बस यही बताई थी। मूवेबल joints की और sliding joint और gliding joint। ठीक है, सबकी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर definitions बताओ। एग्जाम्पल्स बताओ सबकी। सर ball and socket joint एग्जाम्पल है shoulder joint और hip joint। hinge joint की एग्जाम्पल है knee joint और elbow joint। pivot joint की एग्जाम्पल है रेडियो अल्ना जॉइंट और एटलांटो एक्सियल जॉइंट। और स्लाइडिंग जॉइंट की एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट की एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल। आप बोलो। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बिटवीन बिटवीन ट्रांसवर्स प्रोसेस। बिटवीन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ठीक है, बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है वो आपके पास इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है। ठीक है, पार्शियली मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल बताओ। कैस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, रिब्स और वर्टिब्रा और रिब्स। कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, बताती जाओ बेटा। क्या सर? इमूवेबल की तो मिसाल दो। इमूवेबल में आते हैं स्कल, स्ट्रक्चर ऑफ स्कल। स्ट्रक्चर ऑफ स्कल तुमने पढ़ा ही नहीं था इसे। इमूवेबल जॉइंट जिसमें स्कल आता है। बेटा स्कल पूरा जॉइंट थोड़ी होगा। सूचर्स ऑफ स्कल। हाँ, ये तो बताओ हैंड क्यों रेस किया था तुमने? बताने के लिए। अच्छा, बताने के लिए तो पहले सही से पढ़ तो लो ना। सूचर्स ऑफ स्कल है। जी सर। ठीक है, अच्छा मुझे इसके अलावा बताओ कि जॉइंट्स पढ़े थे हमने, माइक्रोसेफेली भी पढ़ा था मेरे ख्याल से। हाँ सर, वही पढ़ा था जिसमें अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्कल। ठीक है, देयर इज अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्कल। ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन बताओ। ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये किसका काम है? ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोक्लास्ट डीमिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? प्रोटीन्स, कोलेजन और कोलेजन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन जो मौजूद है वो कोलेजन मौजूद है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक में कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है,
चले, इसके अलावा मुझे बताएं, हमने माइक्रोकेफेली पढ़ा था, बस एक ही डिसऑर्डर पढ़ा था अभी तक? जी सर, एक ही है। अच्छा, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की हड्डियां बताओ कौन कौन सी हैं? अपर लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस। ठीक है, लोअर लिम्ब बताओ। लोअर लिम्ब में फीमर, फिबिया, टिब्यूला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजेस। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि एटलस और एक्सिस क्या होते हैं? सर, एटलस फर्स्ट वर्टिब्री और एक्सिस सेकंड वर्टिब्री। ठीक है, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा और एक्सिस सेकंड वर्टिब्रा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताओ, ए बैंड में कौन कौन से मायोफिब्रिल्स होते हैं? ए बैंड मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन मौजूद होते हैं। ठीक है, उसमें एक्टिन और मायोसिन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, कोई सवाल आपने पूछना है? नहीं सर। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड डिसऑर्डर जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो डिसऑर्डर है आपके पास क्लेफ्ट पैलेट। When there is a fissure in the roof of buccal cavity, it is called cleft palate. When there is a fissure in the roof of buccal cavity, it is called cleft palate. ठीक है, इसको हम क्लेफ्ट पैलेट का नाम देंगे। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, फर्स्ट ईयर में आपने कम से कम इतनी बात तो सुनी होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि देखें ये हमारी नेजल कैविटी है। ठीक है, ये हमारी नेजल कैविटी है और इसमें आपके पास ये बक्कल कैविटी। नॉर्मल पर्सन के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, इसको येलो करके दिखा रहा हूं। देखें ये नेजल कैविटी है और फिर उसके बाद ये नीचे जो मौजूद है येलो ही कलर मैंने किया हुआ है और ये बक्कल कैविटी। आपको बताना ही चाहता हूं कि नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी में डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये नेजल और बक्कल कैविटी के अंदर रास्ता डिवेलप हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी है इसमें एक शिगाफ रह जाता है। ठीक है, इसमें एक शिगाफ रह जाता है, इसको हम नाम देते हैं क्लेफ्ट पैलेट, जिसकी वजह से ये पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है। ठीक है, एक अदद ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास क्या होगा कि बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी के दरमियान आपको जो है ये शिगाफ मिलेगा। अब ऐसे बच्चे जब अपनी डाइट में कुछ भी लेंगे, इनिशियल डाइट उनकी मिल्क है,
तो वो मुंह के रास्ते तो आगे जाएगी, लेकिन वो नाक के रास्ते भी जाएगी। तो ऐसा होता है कि उनके लंग्स में चली जाने का खतरा है। ठीक है, ये खाना उनके लंग्स में जाने का खतरा है। तो जब यहाँ पे आपके पास इसके लंग्स में जाने का खतरा है, हम कंडीशन को क्या नाम देंगे? कंडीशन को नाम देंगे क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज क्लेफ्ट पैलेट। ओके, क्या इलाज क्या है इसका? देखें, आमतौर पे जो बच्चे मेच्योर होते हैं उनमें ये रास्ता होता है। बच्चा जैसे जैसे मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, बच्चा जैसे जैसे मेच्योर हो जाएगा उसमें ये रास्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बेबी की बर्थ हो गई है इस डिफेक्ट के साथ, तो अब सर्जरी करना पड़ेगी। और बहुत सारी बच्चों की सर्जरी ऐसी हैं जो आगे लिंगर ऑन की जा सकती हैं, लेकिन इसमें ये कि सर्जरी छोटी उम्र में कर दी जाती है क्योंकि बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ मुतासिर होती है, और अगर खाना लंग्स में चला जाए तो लंग इन्फेक्शन बार बार ऐसे लोगों को होती है। ठीक है, तो कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? कंडीशन इज कॉल्ड क्लेफ्ट पैलेट। करें, नोट करें इसको। चलो, इसके बाद आइए अगला डिसऑर्डर। कम से कम आपने इसके 9 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। तीसरा डिसऑर्डर आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको तीसरा डिसऑर्डर बता रहा हूं, और वो आपके पास है क्या? वो है आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस। इंक्रीज इन द porosity of bones due to decrease in the level of estrogen in old aged females. ओल्ड एज फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से हड्डियों में सुराख बढ़ जाए, इसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और गौर से सुनिएगा, देखें, आपको मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ बोन्स बता दी है। 45 to 50 ईयर ओल्ड फीमेल में 45 to 50 ईयर ओल्ड फीमेल में क्या होगा? 45 to 50 ईयर ओल्ड फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन जो है वो एक हार्मोन है, ये कम हो जाता है इस एज की फीमेल। ठीक है, जब इस एज की फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी विल इंक्रीज।
ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो हड्डियां जो है वो अपना मैट्रिक्स कम करना शुरू कर देंगी। इस एज की फीमेल में होता यह है कि उनकी किडनीज जो है वो कैल्शियम लॉस शुरू कर देती। जब कैल्शियम लॉस होता है तो जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है। अब वो क्या होता है, हड्डियां जो है अब उनकी कैल्शियम चूंकि जिस्म में कम हो गया उतना कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालती रहती। अब वो कैसे डालेंगी? वो डालेंगी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाकर। अब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने के बाद ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने के बाद आपके पास अब ये जो है हड्डियां जो है वो अपना कैल्शियम निकाल के ब्लड में देंगी। अब हड्डियां अपना कैल्शियम निकाल के ब्लड में देंगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और करीब करीब होगा कि फ्रैक्चर हो जाए। शायद आपने ओल्ड एज लोगों में सुना हो, फ्रैक्चर सुने हो कि हाँ वो हड्डी टूट गई, ठीक है, तो ऐसे बुजुर्ग हजरात की हड्डी बड़े आराम से टूट जाती, ठीक है। और वो जो लफ्ज सुराख वाली बात है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, आपने हड्डी की हिस्टोलॉजी पढ़ी हुई है और आपने पढ़ा हुआ है कि भाई इस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स मौजूद होते हैं, दरमियान में मैट्रिक्स होता है। तो आप समझ लें कि हड्डी के अंदर काफी बड़े बड़े समझ लें ऐसे रीजन्स मिलेंगे जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट नहीं हो। जब उसमें कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट ना होने की वजह से क्या होगा, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। खासतौर पे हिप बोन हो गई, ठीक है, वर्टिब्री हो गई, तो ये कमजोर हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसी अक्सर खवातीन जो ओल्ड एज की होती हैं उनके पैरों में तक इतना दर्द होता है, तो ये वजह क्या होती है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस उनको काफी पीरियड से शुरू हुई भी होती है, उनको पता देर से चलता है। इलाज ये है कि भाई ओल्ड एज फीमेल जो है इस एज में कैल्शियम फॉस्फेट, अपनी कैल्शियम का इंटेक अपना अच्छा रखें, डेयरी मिल्क वगैरह या कैल्शियम टैबलेट सप्लीमेंट्स वगैरह जो है अपना अच्छा रखे। इससे क्या होगा कि उनमें ठीक है कैल्शियम लॉस हो रहा है लेकिन वो काउंटर बैलेंस कर रहा है, कैल्शियम इंटेक उसको काउंटर बैलेंस कर, ठीक है। चलें करें, नोट करें इसको। अक्सर ऐसी खवातीन जो है वो कहती हैं हम गिरी और हमारी हड्डी टूट गई, दरअसल उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, खासतौर पे हिप बोन जो है कि हड्डी टूटती है तो वो गिरती है। हड्डी टूटने गिरने से नहीं टूटी होती, हड्डी टूटने से वो गिरी होती।
ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सारी बातें सुन के आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर क्या सिर्फ फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होगी, मेल्स में नहीं होगी? तो देखें, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो तो मोस्ट लाइकली है, लेकिन मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ठीक है, मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मेल्स जो कि खुदा न खास्ता किसी बीमारी के ऐसे बेड रिडन है, माजूर हैं, तो ऐसे माजूर लोग जो है वो चूंकि बेड रिडन है, तो बेड रिडन होने की वजह से क्या होगा, बेड रिडन होने की वजह से उनकी हड्डियां जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकती है। हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए एक बड़ा अहम फार्मूला है कि जितना ज्यादा बंदा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कामकाज में इन्वॉल्व होता है तो उतनी ज्यादा हड्डियां जो है वो मजबूत होती। ठीक है, तो हड्डियों की मजबूती के लिए उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है हड्डियों पे, ये बहुत अहम, वरना हड्डियां जो है वो आपके पास कमजोर हो जाती। चलें, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ जा रहा हूं, चौथा डिसऑर्डर, और वो आपके पास है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस को हम डिफाइन करते हैं नैरोइंग ऑफ स्पेस between two adjacent vertebrae especially the cervical vertebrae। दो वर्टिब्री के दरमियान नैरोइंग, खास तौर पे सर्वाइकल वर्टिब्री के दरमियान। सबसे पहले तो जरा वर्टिब्रल कॉलम का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देख लें। ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, और दो वर्टिब्री के दरमियान आपको मिलेगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो मैंने इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाई है उसमें ये बाहर की जानिब जो आपको रिंग से नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस। और दरमियान में जो आपको स्पेस नजर आ रही है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। एनुलस फाइब्रोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस। अगर दो वर्टिब्री के दरमियान स्पेस नैरो हो जाए, तो हमारी आंखें किधर हैं? देखिए, हमारी आंखें इस तरफ, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रही है, इसमें से जो नर्व्स निकल के आ रही हैं वो ये आ रही है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही है। स्पॉन्डिलोसिस में क्या होगा कि ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है ये कम हो जाएगी। अब उसके कम होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये कमजोर हो गई, ये कोलैप्स हो गई। ठीक है, इसके से क्या हुआ कि दो वर्टिब्री जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तो अब इस जगह पर
जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है, वो क्या करेगी, वो नर्व्स निकलने वाली जो नर्व्स हैं उसको वो हर्ट करेगी। ठीक है, वो निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो उसको हर्ट करेगी। जब निकलने वाली नर्व्स हर्ट होंगी तो इससे क्या होगा, उस रीजन में जिस जगह की वो नर्व्स होंगी उस जगह दर्द हो। ठीक है, उस जगह पे जहाँ की वो नर्व्स होंगी उस जगह पे जो है वो दर्द हो। कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, करें, नोट करें इसको। अगर स्पॉन्डिलोसिस वाली बात आप लोगों को याद रखनी है तो इस तरह से याद रखें कि अगर स्पॉन्डिलोसिस वाली बात याद रखनी है तो इसको इस तरह से याद रखें कि तकरीबन एज है किसी पेशेंट की 70 ईयर हो। वो घर वालों को कंप्लेन करती है कि भाई मेरे राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में दर्द हो रहा है। घर वाले समझते हैं कि खुदा ना खास्ता एमआई तो डेवलप नहीं हो रहा है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड पेन होता है। अब घर वाले एहतियातन जो है वो ईसीजी निकलवाने लेके गए हॉस्पिटल में। ईसीजी नॉर्मल आई और बाकी जो रूटीन के टेस्ट होते हैं वो भी सही आए। तो मोस्ट लाइकली इस पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगी। ठीक है, मोस्ट लाइकली इस पेशेंट को दरअसल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर सर्वाइकल वर्टिब्री करीब आ जाती हैं तो सर्वाइकल वर्टिब्री करीब आने पे क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री करीब आने पर जो नर्व्स निकल के आ रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो दबती हैं। जब वो दबेंगी उससे होगा क्या कि जिस एरिया की वो नर्व्स होंगी, ठीक है, जिस एरिया की वो नर्व्स होंगी उस जगह ठीक ठाक दर्द हो। ठीक है, अब ऐसे लोगों का इलाज ये है कि फिल वक्त उनको कॉलर लगा के रखा जाएगा ताकि दोनों वर्टिब्री एक दूसरे से सेपरेटेड रहें। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह के भाई कैल्सिफिकेशन का मसला है तो वो रिजॉल्व हो जाए, तो वक्ती तौर पे उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से की जा सकती है। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज स्पॉन्डिलोसिस। अब जो मैं आगे डिसऑर्डर्स बताने जा रहा हूँ
उसमें ये जो मैंने आपको डायग्राम बताई है वो बड़ी अहमियत रखती है। 5वां डिसऑर्डर अगर मैं इसी जगह पे जगह है तो यहाँ बता देता हूँ, वो है आपके पास डिस्क स्लिप। देखिए आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क नजर आ रही है। अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क ग्रीन से शो कर रहा हूं, अगर इधर हो जाए यानी कि ये आगे हो जाए तो इतना मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये पीछे हो जाए या दाएं बाएं हो जाए तो ये हिट करेगी, किसको हिट करेगी? स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी डिस्क स्लिप। When there is the posterior dislocation of intervertebral disc, it is called disc slip। ठीक है, अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पोस्टीरियरली डिस्लोकेट हो जाए उस कंडीशन को क्या नाम देंगे? उस कंडीशन को हम नाम देंगे डिस्क स्लिप। ठीक है, अगेन डिस्क स्लिप आपके जहन में अगर सर किस में होती है डिस्क स्लिप? देखें ओल्ड एज की वजह से हो सकती है। ओल्ड एज में क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कमजोर हो जाती है और बास कंडीशन में ऐसा होता है कि ये जो जेली आपको नजर आ रही है न्यूक्लियस पल्पोसस, टूटने की वजह से जेली भी निकल के बाहर आ जाती है और डिस्क बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। तो या खवातीन लंबी हीलें पहनने की शौकीन होती हैं कि हाइट उनकी बड़ी नजर आए, खुदा न खास अगर पैर स्लिप हो जाता है तो उनका डिस्क स्लिप जो है वो कॉमन है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और बास केसेस में ऐसा होता है कि अगर डिस्क स्लिप होती है तो सर्जरी करना पड़ती है इमीडिएटली। ठीक है, क्योंकि अगर फॉल की हिस्ट्री के साथ डिस्क स्लिप होती है तो सैक्रल वर्टिब्री की डिस्क स्लिप होती है, खास तौर पे लंबर या सैक्रल। उसमें क्या होता है? उसमें जो है फिर पेन जो है वो रिलीफ नहीं होता, दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, कर लें, नोट कर लें। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। डिस्क स्लिप के बारे में आपसे बात हो गई। अच्छा, अब इसी डायग्राम से एसोसिएटेड एक और डिसऑर्डर बताने जा रहा हूं आपको। और डिसऑर्डर है आपके पास शियाटिका।
Pain in hind limbs or lower limbs. Pain in hind limbs or lower limbs due to any hurt to the sciatic nerve. Pain in hind limbs or lower limbs due to any hurt to the sciatic nerve called sciatica. ठीक है, लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में मुसलसल दर्द रहे, ठीक है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी sciatica. मिसाल के तौर पे अगर किसी वजह से sciatic नर्व हर्ट हो जाए, दोबारा उसी डायग्राम पे आपको लेके जा रहा हूं। फर्ज करें कि ये दोनों वर्टिब्री सैक्रल वर्टिब्री हैं और ये निकलने वाली नर्व है, फॉर एग्जाम्पल ये sciatic नर्व। अब या तो स्पॉन्डिलोसिस की वजह से दोनों वर्टिब्री करीब आ जाएं और sciatic नर्व दब जाए, या ऐसा हो सकता है कि sciatic नर्व के आसपास जो आर्टरी और वेन होती है उसमें कोई मेडिसिन वगैरह इंजेक्ट करने के दौरान या ब्लड लेने के दौरान, अव्वल तो ये वो साइट ही नहीं है कि जहां पे ऐसा हो, किसी भी वजह से अगर नीडल इस नर्व को इंजर्ट कर दे तो इससे क्या होगा? दोनों पैरों में इतना दर्द होगा कि वो दर्द जो है वो रिलीफ नहीं होगा। ठीक है, दोनों पैरों में इतना दर्द होगा कि वो दर्द जो है वो रिलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? उस कंडीशन को हम नाम देंगे, आपके पास उस कंडीशन को हम नाम देंगे sciatica. आपने, मुझे याद नहीं है कि किसी ने फ्रॉक का डायसेक्शन किया है फर्स्ट ईयर में कि नहीं किया है। फ्रॉक के थाइस में आपने दो sciatic नर्व्स देखी होंगी, थाइस के मसल जब हटाते तो sciatic नर्व उसके अंदर नजर आती। तो अगर किसी भी वजह से sciatic नर्व अगर हर्ट हो जाए इंसानों, ठीक है, तो दोनों पैरों में इतना दर्द होगा कि दर्द जाएगा नहीं। शायद आपने उर्दू में इसका नाम सुना हो, अरकुन निसा का दर्द। ठीक है, तो ये 6th डिसऑर्डर है जो कि आपने देखा। ठीक है, दिस इज द 6th डिसऑर्डर sciatica. कल मैं नोट करूंगा।
चले इसके बाद आइए पेन इन हाइंड लिम्ब और लोअर लिम्ब ड्यू एंडिंग हर्ट टू द sciatic nerve, छठा डिसऑर्डर हो गया। इसके बाद आइए सेवेंथ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर नंबर 7, और वो आपको बता रहा हूं आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस को अगर डिफाइन करें, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट as a result joint becomes painful and immovable and unable to move. As a result joint become swollen, painful and difficult to move. कहलाती है आर्थराइटिस। मैंने आपको पीछे जॉइंट का स्ट्रक्चर बताया है, लेकिन जो जॉइंट्स के जो एंड्स होते हैं, जॉइंट्स के जो एंड होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ रेड से पॉइंट आउट कर रहा हूं कि जो जॉइंट्स के जो एंड्स हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होती है, यानी उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो नहीं होता। ठीक है, उसके कार्टिलेज के जो एंड्स, कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट होती है, उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो नहीं होता। अब होता क्या है, होता यह है बिकॉज ऑफ सम रीजंस बॉडी की पीएच के अंदर चेंजेस आती हैं, बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्टिलेज आपको मिलेगी उस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से इसकी हार्डनेस कम हो, इसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है और हार्डनेस बढ़ जाती है। दूसरी स्लाइड पे आपको दिखाता हूं, ये देख, ये जो कार्टिलेज के जो एंड्स होते हैं ये आमतौर पे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इस सूरत में क्या होगा आपके पास, इस सूरत में इसकी हार्डनेस में इजाफा हो जाएगा, दे विल बिकम मोर हार्ड। ठीक है, जब उसकी हार्डनेस में इजाफा हो जाएगा, वो ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, तो अब इससे क्या होगा, आपके पास ये आसानी से ब्रेकेबल हो जाएंगे। ऐसे लोगों के जब हम एक्सरे कराते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है वो देखें इस तरह टूटी हुई होती है, ये देखें इस तरह से अनइवन होती, स्मूथ नहीं होती, अनइवन होती। अच्छा, अब जब ये अनइवन होती है या रगड़ ज्यादा लगती है, तो रगड़ ज्यादा लगने की वजह से अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो है वो साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा सीक्रेट करेगी। जब साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा सीक्रेट होगा तो साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से क्या होगा, आपके पास जॉइंट जो है वो आपको काफी स्वॉलिन नजर आएगी और उसमें दर्द भी होगा, स्वॉलिन होगा, पेनफुल होगा और उसकी मूवमेंट में भी डिफिकल्टी होगी। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में जो लफ्ज आइटिस आ रहा है, तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन।
अपेंडिसाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। चलें, कर लें, नोट कर लें। सर यहाँ पे जो है हमारे पास ये सैनोवियल फ्रूट के अंदर तो वो काम भी बफर के तौर पे करता है, तो पीएच मेंटेन करता है। तो सर यहाँ पे कार्टिलेज हो ही क्यों रहा है, मतलब हार्ट? ये होता है कि वो लिमिटेड हद तक तो बफर के तौर पे काम करेगा, लेकिन बफर चेंजेस इतनी ज्यादा थी कि वो खुद उसके अंदर चेंज आ गया। लिमिटेड हद तक बफर के तौर पे वर्क करेगा ना। जी जी। लिमिटेड हद तक बफर के तौर पे काम करेगा, उसके बाद तो ये होगा, क्या कहते हैं कि बफर चेंजेस भी वो उसके वो करेंगी कि वो भी फिर खुद चेंज हो जाएंगी। इस वजह से आपके पास जो लोग ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पीते हैं, तो उनमें बॉडी की जो, देखें ब्लड की पीएच कितनी होती है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कितनी पीएच होती है? 7 ब्लड पीएच बताओ कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। अगर 7 होती तो हमारी नसों में ब्लड नहीं घूम रहा होता, पानी घूम रहा होता। हमारे ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45 होती है। और आपको पता है इतना, अगर कोई इंसान 7.2 पीएच पे पहुंच जाता है तो वो कोमे में होता है। तो हमारी जो बॉडी की जो पीएच चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा वाइड चेंज आ जाए इस पीएच के अंदर, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग मुतासिर होती है, जॉइंट्स मुतासिर होते हैं। और मैंने आपसे जो आर्थराइटिस की बात की, बड़ी जनरल बात की, कम से कम 25 किस्म के आर्थराइटिस एग्जिस्ट करते हैं। शायद आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम सुना हो। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी होती हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो जॉइंट्स या जॉइंट्स की जो सरफेसेस हैं उसके अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, जॉइंट्स होती हैं, उसकी सरफेसेस होती हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है। कम से कम 25-30 किस्म की आर्थराइटिस जो है एग्जिस्ट करती है। ओके है। सर, थैंक यू। पूछें, और कुछ पूछना? नहीं मैंने सर। जो आपको बात बताई है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया है। आर्थराइटिस की ये टाइप कहलाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ इसको आर्थराइटिस का ही नाम दिया। चार निशानियां इन्फ्लेमेशन की आपको पता है। कोई वो जगह हॉट हो, उस जगह दर्द हो, उस जगह स्वेलिंग हो, ठीक है, और इसके अलावा वो आपके उसका टेम्परेचर बढ़ा हो। हॉट, रेड, स्वॉलन, पेनफुल।
अब ज्वाइंट आर्थराइट, इनमें से कोई भी एक भी अलामत होगी तो हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन हो गई। अब किसी को अगर आर्थराइटिस होता है तो ये चारों अलामत वहां मौजूद होती, ठीक है। चलें, दिस इज द 7th डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ आइए। और वो नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपके पास रिकेट्स। Vitamin D deficiency in children as a result, bones become distorted और crooked। बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? रिकेट्स कहलाती। आप तस्वुर करें कि आपने अपनी डाइट में मिल्क लिया, ये आपकी इंटेस्टाइन के सेल्स हैं। देखिए, मिल्क में मौजूद कैल्शियम ये जा रहा, आपकी इंटेस्टाइन के सेल्स की सरफेस पे अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके मिल्क पीने का कोई फायदा ही नहीं होगा, कैल्शियम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? रिकेट्स कॉज करती है। विटामिन डी आता कहां से? आपको पता है सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज हैं। वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है लिवर और स्किन की मदद से विटामिन डी की फॉर्मेशन में मदद करती है। और अगर ये विटामिन डी मौजूद ना हो तो क्या होता है कि ये सारा कैल्शियम जो है ये लॉस्ट हो जाता है, ये जाया हो जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा कैल्शियम जो है ये बॉडी से लॉस्ट हो जाता है, जाया हो जाता है। आप अक्सर टीवी पे इश्तिहार सुनते रहते हैं। आप यूँ समझ लें आज की क्लास नेस्विटा वालों के ताउन से पेश की जा रही है। नेस्विटा वाले, नेस्विटा कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या कहती है, अपनी प्रोमो के लिए क्या कहती है कि नेस्विटा में आम मिल्क से हटके विटामिन डी मौजूद, क्योंकि जो मिल्क आप अपनी डाइट में ले रहे हैं उसमें विटामिन डी नहीं, तो कैल्शियम बॉडी से जाया हो जाएगा। नेस्विटा ने उसको फोर्टिफाई किया है, यानी कि उसमें विटामिन डी ऐड किया है, तो ये विटामिन डी मैक्सिमम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करेगा और आपका दूध पीने का जो मकसद है कि आपकी हड्डियां भी मजबूत हों, तो उसमें भी आपके पास रोल प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो बात लिखी है वो लिखी है बोन्स बिकम डिस्टॉर्टेड और क्रूक्ड। आपको पीछे मैंने बोन की हिस्टोलॉजी पढ़ाई है कि उसके इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या मौजूद है। उसके इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, ठीक है। उसके इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो मौजूद होता है। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों के, अगर मैट्रिक्स में, बोनी मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट अगर डिपॉजिट ना हो तो उनकी हड्डियां जो है वो सॉफ्ट रह जाती हैं और वो टेढ़ी हो जाती है। ये देखें, पैरों की जो हड्डियां हैं खास तौर पे वो जो है वो आपको टेढ़ी मिलेंगी। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस कि अगर जो है विटामिन डी की कमी हो जाए तो, ठीक है। तो बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बाइस बनती है। बच्चों की आदत होती है टेढ़े मेढ़े पैर रखते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, इनकी हड्डी शुरू में सॉफ्ट होती है, तो टेढ़े मेढ़े पैर जो रखते हैं उस लिहाज से इनकी बोन्स की शक्ल हो जाती है, ठीक है। कंडीशन कहलाएगी आपके पास रिकेट्स।
एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑस्टियोमलेशिया कहलाती, बच्चों में रिकेट्स कहलाती। चलें कर लें, नोट कर लें इसको। चलें इसके बाद आइए फर्दर। रिकेट्स के बारे में बात हो गई। बोन्स बिकम डिस्टॉर्टेड, DISTORTED, डिस्टॉर्टेड और क्रूड। अगर यही चीज एडल्ट्स में होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आपके इस चैप्टर में वो नाम नहीं है ऑस्टियोमलेशिया, के मैंने आपको नहीं बताया, तो वो कहलाती है आपके पास ऑस्टियोमलेशिया। उसमें क्या होता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। चलें इसके बाद आइए अगला डिसऑर्डर आपको बताने जा रहा हूं, और वो आपके पास है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन देयर इज या any break in the normal continuity of bones called fracture। ठीक है, any break in the normal continuity of bones called fracture। देखिए ये आपके पास एक हड्डी है, क्लेविकल की हड्डी है,
अगर फर्ज करें बीच में से किसी जगह पे अगर कोई कंटिन्यूटी ऑफ बोन में कोई गैप आ जाए तो कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी फ्रैक्चर। जिस हड्डी में फ्रैक्चर आता है उसको इमोबाइल कर देते हैं। ठीक है, जिस हड्डी में फ्रैक्चर आता है तो करते ही हैं कि उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। इमोबिलाइज करने से क्या होता है कि दोनों हड्डियां जब एक साथ रहती हैं तो वो एक साथ रहने के बाद दोनों हड्डियां जब एक साथ रहती हैं तो वहां पे वुंड हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब वुंड हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है तो वो दोनों आपस में कुछ दिनों में जुड़ जाते। ठीक है, कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन कहलाएगी फ्रैक्चर। एनी ब्रेक इन द नॉर्मल कंटिन्यूटी ऑफ बोन्स कॉल्ड फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर की कम से कम 25 से 30 किस्में, खुदा न खासा बाज़ औक़ात किसी की दोनों हड्डियां टूट रही हैं। फॉर एग्जांपल लोअर लेग में दो हड्डियां हैं जैसा टिबिया और फिब्यूला। ठीक है, या हाथ में रेडियस और अल्ना मौजूद है। फोर आर्म में दोनों हड्डियां मौजूद हैं, रेडियस और अल्ना। अगर दोनों हड्डियां टूट जाएं तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो लॉस हुआ है वो क्या हुआ। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो चीज फ्रैक्चर्ड हुई है वो क्या चीज है, वो फ्रैक्चर्ड हुई, ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलें कर लें, नोट कर लें इसको। एक मिनट, अजान हो रही है, अजान के बाद बात करता हूँ आपसे।
फंक्शंस ऑफ स्केलेटन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। स्केलेटन के क्या क्या काम है। एक काम है आपके पास सपोर्ट, प्रोपल्जन और स्टेबिलिटी देना। अगर कोई खड़ा होने पे चल रहा है और फिर वो इधर उधर नहीं गिर रहा, तो खड़ा होने में और आगे प्रोपेल होने में, और जब वो चल रहा है तो ना दाएं गिर रहा है ना बाएं गिर रहा है, इसमें आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो रोल प्ले कर। सिंथेसिस ऑफ RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स जो है उसकी फॉर्मेशन में आपके पास बोन मैरो जो है वो काम करता है। आपने पीछे स्टर्नम की हड्डी का नाम सुना है। ओल्ड एज तक ये जो स्टर्नम की हड्डी होती है ये क्या करती है, इसका बोन मैरो ब्लड बनाता रहता है। छोटी एज में ऑलमोस्ट तमाम बोन मैरो ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टर्नम के जिम्मे रह जाता है कि वो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करे। इसके अलावा तीसरा काम है आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। जो सॉफ्ट ऑर्गन्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देना, ये स्केलेटन की जिम्मेदारी। यानी कि हमारी थोरेक्स के अंदर रिब्स मौजूद है, हार्ट मौजूद है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स मौजूद है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपके पास ही पूरा रिब केज मौजूद है, वो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इसके अलावा अटैचमेंट टू मसल्स, ये मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। आपने जितने ही मसल्स पढ़े, एंटागोनिस्टिक मसल्स वगैरह, सब के सब स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं। अहम काम है आपके पास के मसल्स को जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चले, स्केलेटन के बारे में आपसे बात की। अच्छा, पीछे एक टर्म रह गई है, वो है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन के बारे में जरा देख लें। ऑसिफिकेशन हम किसे कहते हैं? Conversion of soft bony mass into a hard rigid structure by the deposition of organic and inorganic matrix called ossification। सॉफ्ट बोनी मास को हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स डिपॉजिट करने के बाद ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑसिफिकेशन, ठीक है। ये चीज क्या कहलाएगी? ये चीज कहलाएगी आपके पास ऑसिफिकेशन। सॉफ्ट बोनी मास क्यों कह रहे हैं? देखें, जब बच्चा जो है वो मैटरनल बॉडी में मौजूद होता है, आप समझ लें कि उसकी हड्डी का एक फ्रेम बना हुआ होता है। ये देखिए, इस फ्रेम के अंदर ये हड्डी बनी, बाकायदा यहाँ पे
कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता जाता है, और जब इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो जाती है तो अब बाहर वाला जो रीजन होता है जितना भी, वो सारा रीजन जो है वो एपोटोसिस के जरिए खत्म कर दिया जाता है। और कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट करते करते जो सॉफ्ट बोनी मास है ये हार्ड डिजिट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे दैट दिस इज व्हाट इज द ऑसिफिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे दैट दिस इज द ऑसिफिकेशन। चलें कर लें, नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर। स्केलेटल सिस्टम के अंदर कोई चीज अगर रह गई है, समिया जरा आप मुझे बताइएगा। जी समिया, आप मुझे बताएंगे कि क्या रह गया? सर हाइड्रोस्टैटिक मसल्स के बारे में आपने बात नहीं की। अच्छा स्केलेटन अच्छा, सॉरी। हाँ ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी आपसे देखें एंडोस्केलेटन के बारे में बात हो रही थी, एक्सो के बारे में बात, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। अभी जितनी बातें हुई हैं ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड, एडवांटेजेस वगैरह समेत डिसऑर्डर, सब एंडोस्केलेटन की बात हो रही थी। अब एक्सोस्केलेटन की बात रह गई है। टाइप ऑफ स्केलेटन इन विच skeleton lies outside and muscles inside। स्केलेटन बाहर मौजूद है, मसल्स अंदर की जानिब मौजूद हैं। मैंने आपको ये कॉकरोच की टांग कई बार बना के बताई है। स्केलेटन बाहर है, मसल्स अंदर हैं। या कॉकरोच को हम वैसे क्रॉस सेक्शन देख लें तो ये उसके मसल्स, ठीक है, ये उसके मसल्स। तो ये बाहर की जानिब स्केलेटन मौजूद है और ये अंदर की जानिब मसल्स मौजूद है। किसके अंदर? एक्सोस्केलेटन के। कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लीजिए कि ये नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, लिमिट्स द अल्टीमेट साइज ऑफ एनिमल। एक एनिमल जो है उसका साइज लिमिट करता है कि बहुत ज्यादा ना बढ़े।
undergoes ecdysis। इसमें ecdysis होती है, ecdysis को डिफाइन करते हैं, ecdysis या मोल्टिंग को डिफाइन करते हैं, प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ old exoskeleton and development of new one for following the period of growth। ठीक है, for following the period of growth। This is termed as what? This is termed as ecdysis। ठीक है, पुराना एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह नया स्केलेटन बन जाएगा ताकि ग्रोथ पीरियड जो है उसको फॉलो किया जा सके। ठीक है, ताकि ग्रोथ पीरियड जो है वो फॉलो किया जा सके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ecdysis या मोल्टिंग। ये देखिए, ये इसका काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है और इसकी बॉडी के सेल्स हैं, रेड से बना रहा हूं। अब ये जो बॉडी के सेल्स हैं ये ग्रो ही नहीं करते जब तक कि ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन है ये शेड ऑफ ना हो जाए, गिर ना जाए। तो पूरा मैकेनिज्म है इसको शेड ऑफ करने के लिए कि यहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, पहले रास्ते बनते हैं मखसूस, इन रास्तों के जरिए इन नीचे वाले सेल्स से एंजाइम्स ऊपर पहुंचते हैं। ये देखें, ये एंजाइम्स ऊपर पहुंचते हैं और इसको डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। जब इसको डिसॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्केलेटन जो है ये डिसॉल्व होना शुरू होता है, बिल्कुल ये नीचे तक आ जाता है। फिर नीचे वाले जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इनकी डिवीजन होती है, ये ग्रो करते हैं और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से जो है यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन था उसकी ग्रोथ हो जाएगी। काइटिन का बना हुआ जो एक्सोस्केलेटन था फिर दोबारा से बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मोल्टिंग। एक्सोस्केलेटन किसमें है? स्नेल में है, नॉटिलस में है, क्रैब में है, फोराम्निफेरंस में है। ठीक है, फोराम्निफेरंस में है। तो ये एक्सोस्केलेटन, खास बात ये है कि ये नॉन सेलुलर होता है। आप हड्डियों की बात पीछे मैंने की, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के सेल्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें खास तौर पे आपके पास ये नॉन सेलुलर होता है, काइटिन का बना होता है। आपके ध्यान में आएगा सर काइटिन क्या होता है? तो काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें तकरीबन 1500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो एक अदर पॉलीसेकेराइड होता है। चलें कर लें, कुछ नोट कर लें, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें।